कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि त्वरण के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के सारे समीकरण भी कराए गए थे, जिसमें पहला समीकरण क्या प्रूफ हुआ था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा वाला क्या प्रूफ किए थे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा वाला हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां u क्या थी उसकी प्रारंभिक वेग और v क्या थी अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। टी क्या है, जो वो पार्टिकल उस स्थान तक जाने में समय लेता है। हमने कहा था ना स्टॉप वॉच चालू की, फिर उसको हम समय मापते हैं, वो जितना समय लेता है उसको हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं। मतलब u को v तक की बनने में जो समय लेता है उसी को क्या कहा जाता है, टी कहते हैं। और s क्या है, उस पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा चली गई दूरी होती थी। फिर उसके बाद अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज के पहले एक चीज जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है। बताया था ना एक समान वृत्ति गति। एक समान वृत्ति गति कब होती है, जब कोई क्या करे, वस्तु, गतिमान वस्तु या पार्टिकल किसी क्या करे सर्कुलर पाथ के चारों तरफ। इसमें भी बताया था ना घूर्णन गति और वृत्तीय गति में अंतर भी बताया। तो इसमें जब भी कोई पार्टिकल क्या करे, एक सर्कुलर पाथ बनाकर उसके चारों ओर क्या करता रहे, चक्कर लगाता रहे, तो उसको कौन सी गति कहलाती, वृत्तीय गति। और चूंकि उसकी चाल कैसी होती, एक समान, तो हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय चाल से। देखो इसलिए जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी वृत्त के चारों ओर, किसी वृत्त के चारों ओर कौन सा मोशन करे, सर्कुलर, है ना। ऐसे ले कि कोई भी आप देखो, ये मान लीजिए इतनी की त्रिज्या बनाया और ये ऐसे चक्कर लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है। इसको थोड़ा सा पहले दूसरे तीसरे वीडियो में बताया भी गया था ना कि इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, और दिशा बदलने के कारण क्या, इस पर कोई फोर्स काम करता रहता है, बल काम करता रहता है। और हमने बताया था ना कि थोड़ा सा समझाया भी थे, जब चैप्टर अगला आएगा तो बताया भी जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो गति कर रहा है तो गति करता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा। और कोई ऑब्जेक्ट अपने मन से ना तो रुक सकता है और ना तो चल सकता है, और ना ही वो अपनी दिशा बदल सकता है। ये अगर बदल रहा है तो इस पर कोई बाहरी बल कार्य करता रहता है। तो यहाँ लगातार दिशा बदलती तो इस पर कोई बाहरी बल काम इसका मतलब कर रहा है। तो ये इस बल से क्या कर रहा है, लगातार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। क्योंकि इसमें ऐसे बताओ वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो लगातार क्या बदल रही, दिशा। तो इसका मतलब इसकी चाल में क्या शामिल है, दिशा। और हमने कहा था ना कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है कि स्पीड में स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर। क्यों, क्योंकि चाल में कोई भी दिशा नहीं होती है और वेग में क्या शामिल होती है, दिशा। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न आता है कि कह रहा है कौन सा, एक समान चाल, किस कौन सी गति करेगा, एक समान गति, है ना, यूनिफॉर्म मोशन। और हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पे जब क्या करता है, वो एक रेखा में ना, या लीनियर, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी लीनियर रेखा में चलता है, एक लाइन पे चलता है, वो लीनियर पाथ पे चलता है, तो क्या करता है, अगर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता। क्यों, क्योंकि पहले सेकंड में भी जितना जा रहा है अगले में भी उतना जाएगा और तीसरे में भी उतना जाएगा। इसका मतलब उसकी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब भी वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा। और कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता तो त्वरण क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, क्योंकि कोई भी त्वरण है ही नहीं उसमें। तो इसका एक समान चाल, जब भी कोई एक समान मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन, तो वहां पे त्वरण कितना होता है, शून्य। लेकिन अच्छा अब बताओ, ये भी तो एक समान मोशन कर रहा है, एक समान कौन सी, वृत्तीय गति है, इसमें त्वरण होगा कि नहीं होगा, ए होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, ए होगा, इसमें ए होता है, अर्थात त्वरण होता है। एक समान जब भी कोई पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखो मैं कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी लीनियर में चलते जा रहा है, पहले में 2 गया, मान लीजिए यहाँ चला, पहले में 1 सेकंड चला, अगले में भी 1 मीटर चला, तीसरे में भी 1 चला, चौथे में भी 1 चला, 5वें में चला, 6वें में चला, ऐसे चलता जा रहा। और ये धीरे 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 आगे चलता गया और ये चला गया। बात समझ पाए इसको। इसमें कोई भी नियम क्या बताए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते जा रहा है, कोई बॉडी चलते जा रही है, तो वो चलती रहेगी और अनंत काल तक चलती जाएगी, वो कभी नहीं रुकेगी। बात समझ पाए।
तो इसका इसको बदलने के लिए ना तो इसमें कोई फोर्स काम कर रहा है बाहर से, क्योंकि फोर्स इसको रोकना है तो मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा, ये हो गया। और अगर रोकूंगा तो इसकी चाल बदलेगी, चाल बदलेगी, अगर मान लो चाल कम होने लगी तो इसका इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा? ऋणात्मक की धनात्मक। अगर कोई इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी तो कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसका चाल भी यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगी तो वहां पे ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा, उसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। और अगर कोई रेस्ट में रुका हुआ है और स्पीड बढ़ाना चालू कर दे तो वहां पे भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, एक समान नहीं होती, असमान गति होती। और जब भी असमान गति होती तो त्वरण उत्पन्न होता है। लेकिन कोई लीनियर पाथ पर एक समान चाल से चलता जा रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो क्या त्वरण उत्पन्न है? नहीं है। तो इसका मतलब एक समान पहले में भी दो गया, दूसरे में भी दो, तीसरे में भी, चौथे में दो। तो इसका मतलब कैसा है? इसमें त्वरण कितना होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं है, वेग में चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है। और जब भी चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होती तो उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। बात समझ पाए? अब लेकिन मैं कहती हूँ किसी को ये इस पे एक लीनियर मोशन ना करता, ये कैसा करता सर? ये मैं कह देता कि ट्रायंगल करता। कैसा करता? ऐसे एक ट्रायंगल मैंने बनाया। ट्रायंगल पता है सबको? तीन साइड से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? ट्रायंगल कहलाती है। अब मैं कह दूं ये इस पे चलता तो पहले यहाँ चलना चालू करता तो लीनियर ही चलना। देखो अभी तक कैसी लीनियर, तो क्या इसमें इसको कोई भी स्पीड बदलनी पड़ती? नहीं। लेकिन अब यहाँ पे इसको क्या करना है? मोड़ना है। और मैंने कहा ना कि कोई उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ऑब्जेक्ट की, कि वो गति कर रहा है तो करता रहेगा, वो अपने मन से मुड़ेगा भी नहीं। मुड़ेगा कब? जब उस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे। अच्छा ये यहाँ तक की पहुंचा, इस पे मैं कोई बाहरी फोर्स ना लगाता तो कैसे चला जाता है? सीधे चला जाता। लेकिन मुझको कैसे कराना है? इस पे लाना है, बी से कहां तक की? सी। तो हमको एक बाहर से क्या करना पड़ेगा? इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फिर वो फोर्स इसको क्या करेगा? इधर मोड़ देगा। और फिर ये लीनियर करेगा, एक समान करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा यहाँ तक की। फिर इसमें यहाँ तक की कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन बदलने के लिए हमको बाहर से क्या लगाना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही बाहर से फोर्स लगाएंगे तुरंत इसकी क्या होगी? चाल परिवर्तित होगी, कुछ सेकंड, कुछ अल्पकाल के लिए। तो जैसे ही परिवर्तित होगी तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? तुरंत। वो काउंट नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पे एक फिर लीनियर मोशन करेगा, यहाँ फिर इसको डायरेक्शन बदलनी, फिर फोर्स लगाएंगे। क्योंकि अगला चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा कि फोर्स लगाने से उसमें क्या होता है? एसिलेरेशन होता है। ये अगले चैप्टर में हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे फोर्स लगाने से उसमें एसिलेरेशन होता है। मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ, मैं कहता हूँ कि इस पे जो है ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, तो क्या ये अपने मन से चलना चालू कर देगा? मार्कर ना क्या रखें तो नहीं चलेगा। लेकिन जैसे मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ये पहले रेस्ट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। मैं जैसे ही फोर्स लगाऊंगा ये क्या होगा? धीरे धीरे पहले धीरे चलेगा, फिर धीरे धीरे, और जितना फोर्स लगाऊंगा उतनी इसकी चाल बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। और चूंकि रेस्ट से जब चाल बढ़ना चालू हुई तो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। और अगर इसके वेग में परिवर्तन हो रहा तो हम क्या कहेंगे? इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो एक बात तो हमें समझ में आती कि फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट, उस पार्टिकल, उस बॉडी में क्या होता है? एसिलरेशन होता है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो मुझे यहाँ कितनी बार इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा? 1 और 2, फिर मोड़ने के लिए 3। तो मुझको बार बार ऐसे करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ इसको किसी जो है रेक्टेंगल पे कराऊं तो मुझे कितनी बार लगाना पड़ेगा? 4 बार। देखो ऐसे, फिर ऐसे चक्कर लगाएगा। अब मैं कह दूं कि किसी पॉलीगन पे लगा दें, षट्भुज में लगा दें, है ना? ये समझ लेना ना। तो अब देखो फिर मोड़ना पड़ रहा, ऐसे मोड़ते जा रहे हैं, मोड़ते जा रहे हैं, ऐसे। अब मैं कह दूं मैं ऑक्टागन बना रहा हूं, मैं अष्टभुज बना रहा हूं, वो तो नहीं गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया होगा तो हो गया होगा। मैं कह दूं ऐसे, देखो पहले ट्रायंगल, फिर ये, फिर 5, फिर 6, और मैं जितना भी बढ़ाता जाऊंगा, जितने भी इसकी ऐसे बढ़ाते गए, ऐसे ऐसे होता गया, फिर और होता गया। फिर एक समय ऐसा आता कि इसके जितने भी क्या बनते जाते हैं? वर्टिकल। तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है ये किसका रूप ले लेगा? सर्किल का। देखो पहले और मुड़ा हुआ था, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर और हो गया, फिर एक समय कैसा हो जाएगा? सर्किल। तो सर्किल में कितने मोड़ होंगे? अनंत मोड़ होंगे। और मुझे लगातार इसकी दिशा क्या करती रहनी पड़ेगी? परिवर्तित। देखो ट्रायंगल में 3 बार किया, फिर इसमें 4 बार किया,
फिर मैं अगर 5 का बनाऊंगा 5 बार करूंगा, 6 का बनाऊंगा 6 बार करूंगा, 7 का बनाऊंगा तो मैं 7 बार मोड़ूंगा। लेकिन सर्किल में तो लगातार मुड़ते जा रहा है, इसका मतलब मुझे इस डायरेक्शन में लेने के लिए मुझे इस पे क्या करना पड़ रहा है, लगातार फोर्स लगाते रहना पड़ रहा है। और मैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगातार फोर्स लगाऊंगा तो उसमें क्या होगा, लगातार त्वरण उत्पन्न होता रहेगा। इसका मतलब इसमें लगातार त्वरण उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक समान वृत्तिगत या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में त्वरण होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ना कह देना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर तो बताए थे कि यूनिफॉर्म जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसमें त्वरण शून्य होता है। नहीं, सर्कुलर मोशन में हम एक चीज और भी है ना, क्योंकि 3 चीजें होती कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ तो रुका रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा, और उसको रुका है तो चलने के लिए भी हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, एसिलरेट होगी। और अगर चल रहा है तो रोकने के लिए फोर्स लगाएंगे तभी एसिलरेशन होगा, नेगेटिव होगा, रुकने के लिए नकारात्मक होगा, और कुछ समय बाद शून्य हो जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा, मोड़ना है, तभी मैं उस पर क्या लगाऊंगा, ऐसे चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जाएगा। मैं जब तक फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये क्या कभी अपने मन से मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। बात समझ पाए। इसका मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको चलाना है तब भी मैं फोर्स लगाऊंगा, चल रहा है रोकना है तब भी मैं फोर्स लगाऊंगा, और अगर मुझे फोर्स लगा, वो चलते जा रहा है उसकी डायरेक्शन बदलनी तब भी मैं फोर्स लगाऊंगा। और मैं जब भी फोर्स लगाऊंगा तब उसमें क्या होगा, एसिलरेशन होना तय है, क्योंकि मैं भी दिखा चुका हूँ। इसका मतलब इसमें लगातार एसिलरेशन होता रहता, त्वरण लगातार उत्पन्न होता रहता। ठीक, इसका मतलब इसमें ए होता है। बात समझ पाए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हम लोग 6, 7, 8, 6, 7, 8 में भी पढ़े कि अब इसकी मैं कहती हूँ ये कितनी दूरी तय करता है। लीनियर में तो निकाल लेते थे, इसमें ये कितनी दूरी होती। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से चलना चालू करूं और मैं पूरा चलते चलते चलाऊं तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरा कितना हुआ, 1 राउंड हो गया। कितने राउंड हुए, 1 राउंड। बात समझ पाए। यहाँ से चलते चलते मैं यहीं तक ही आ जाऊं तो मेरा कितना राउंड हुआ, 1 राउंड में मान लूंगा। बात समझ पाए। और चूंकि इसकी क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। और ये कितना प्रूव किए थे, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल को किससे दिखाते हैं, सी से। तो सी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, मैं इसको यहाँ तो मिटा दूं तो मैं क्या कहूंगा कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। इसका मतलब कोई भी अगर वृत्त या सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वो एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा, वृत्त की परिधि है ना, क्या होती, प्रूव किए बचपन में बहुत, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, जहां आर क्या है इसकी रेडियस, ये क्या है त्रिज्या, जहां वेयर आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल है ना, वृत्त की त्रिज्या। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, गुड, याद है। अच्छा, पाई क्या होता है, पाई भी समझाना तो को बता दें, पाई क्यों होता है, पाई क्यों निकाला गया। ठीक है, पाई क्या है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पढ़ लिए होंगे वैसे, 22/7 होती है, कितनी, 3.14। तो वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। प्रूव करना कर लो, कहां से आया ये भी बात मैं बता दे रहा हूं कि इसको किससे निकाला गया। कि मान लीजिए इनका जो अनुपात होता है, जैसे मैं इसको बना रहा हूं, एक सर्किल है ना, ये इसका क्या कहलाता है, ये जो भी सबको पता होगा कि वृत्त को जो सबसे बड़ा भाग हो, ये सबसे छोटे छोटे काटते जाएंगे। तो इसका जो सबसे बड़ी वाली जो जीवा होती है ना, ये जो उसके केंद्र सेंटर से होके जाती है, उसको क्या कहते हैं, व्यास या डाईमीटर कहते हैं। क्या कहती है, क्या कहलाती है वो, डाईमीटर या जीवा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहलाती है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी व्यास की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाईमीटर। और ये अगर त्रिज्या आर हो, कितनी हो, आर, इधर वाली भी तो आर होगी, तो आर मिला के कितना हो गया, 2r हो गया। ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, 2r हो गई। और फिर इस 2 पाई आर, और ये जो बाहर की सर्किल है, सर्किल का जो पाथ है ना, ये पेरीमीटर इसका, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसको मैं अगर नाम दे दूं C1 दे दूं, क्या नाम दे दूं,
मान लीजिए एक सर्किल लिया हो गया, एक और ले लें, एक बहुत बड़ा मैंने लिया। अब इसकी जो है सबको पता है, इस वाले की सरकमफ्रेंस से इसकी परिधि से इसकी परिधि क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या नहीं व्यास कहते हैं ना पूरे को, इसकी जो व्यास है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी उस वाले से। इसकी व्यास, इसकी परिधि। लेकिन क्या देखा गया कि इस परिधि और इस व्यास और इस परिधि और इस व्यास, इनका अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत। तो क्या उन्होंने क्या देखा, परिधि और व्यास, अर्थात परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, नियत होने मतलब इसकी परिधि और व्यास को हम भाग कराएंगे, इसकी परिधि और व्यास को भाग कराएंगे, दोनों का मान बराबर आएगा। और छोटा बना ले, इतना सा बना ले, उसकी भी परिधि और व्यास का मान अनुपात क्या आएगा, बराबर। बहुत बड़ा बना लीजिए, उसकी भी परिधि और व्यास का अनुपात कितना है, बराबर। चंद्रमा की भी परिधि और व्यास का अनुपात ले लो, मंगल ग्रह का भी ले लो, कोई भी प्लेनेट, उसकी परिधि और व्यास का मैं अनुपात लूंगा तो कैसा आएगा, एक जैसा आएगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि वो एकदम सर्कुलर होना भी चाहिए, वो स्पेरिकल होना चाहिए, गोली होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पिंड होते नहीं, पृथ्वी भी क्या एकदम पूरा गोल है, नहीं है, कैसी है, चपटी टाइप की है। तो मैं एक शर्त पे बता रहा हूँ, अगर कोई स्पेरिकल है तो फुटबॉल में बड़ा छोटा, सर्किल में भी वही शर्त है। तो इनके जो पेरीमीटर और परिधि, इनके व्यास का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है। और याद रखना, सर्किल और स्पेयर में अंतर होता है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। समझना, समझ सकते हो। सर्किल क्या है, जैसे मैं एक रोटी, और स्पेयर क्या है, जैसे गेंद। गेंद क्या है, स्पेयर है, और रोटी क्या है, सर्किल है। बात समझ पाए। सर्किल में क्या होता है, ये 2 डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई ही होगी, लेंथ और विड्थ होगी। इसकी देखो मैं, और इसका जब सर्किल निकालते हैं ना, क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें कितनी आती, 2 बार आती। और मैं स्पेयर को निकालूंगा तो उसमें वो 3 डायमेंशन होगा। ये बाद में जब मैथ का चैप्टर आएगा आप लोग उसमें आराम से पढ़िएगा कि क्यों 2 डायमेंशन होती, क्यों 3। इसमें वॉल्यूम, सर्किल में वॉल्यूम नहीं होता है, स्पेयर में वॉल्यूम होता है, ये अन्य विषय हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों का अनुपात जो नियत होता है उसी को उन्होंने नाम क्या दिया, पाई नाम दिया। क्या नाम दिया, पाई। और चूंकि व्यास को हम प्रूव कर चुके, व्यास क्या होता है, उसी त्रिज्या का डबल होता है रेडियस का। तो ये कितना होता है, मैं परिधि को किससे दिखाता हूँ, सी से। व्यास को क्या हो गया, 2r बटे पाई। तो यहाँ से ये प्रूव कर लेते हैं, क्या होता है, परिधि इक्वल टू 2 पाई r होता है। बात समझ पाए। इसको सी से दिखाते तो c इक्वल टू 2 पाई r, सरकमफेरेंस ऑफ ओ, ये निकाला गया था। बात समझ पाए। इसको भी मिटा दें। तो 1 क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैं देखता हूँ कैसे करता जा रहा है। ये ऐसे बनाया, इसकी रेडियस कितनी दिया हुआ है कि जो है एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर टेक का डायमीटर कितना, इसका डायमीटर कितना है बोलो, ये 200 मीटर। कितना, इसका पूरा डी कितना है, 200। अच्छा, डायमीटर 200 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी, इसकी आधी होगी। तो मैं अगर आर को दिखाना चाहूँ तो आर, ये अगर मैं इसको सेंटर मान रहा हूँ तो आर कितना होगा, 100 मीटर होगा। बात समझ पा रहे हो। आर कितना हो जाएगा, आर क्या होती, डायमीटर की आधी होती, 200 है तो 200 का आधा है, कितना होगा, 100 होगा। फिर मैं इसमें क्या कह रहा है कि कितना टाइम ले रहा है, कि पूरा जो डायमीटर 200 मीटर का है, इसको पूरा घूमने में ये कितना लेता है, 40 सेकेंड। टाइम कितना लेता है, 40 सेकेंड। फिर कह रहा है विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है वो फिर कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करता है, कितने में, 2 मिनट 40 सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन कितना, 2 मिनट 40 सेकेंड। मिनट को सेकेंड में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, याद रखना सबकी यूनिट ऐसी होनी चाहिए। ये देखो 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड ही तो है, यही तो लिखा हुआ 2 मिनट 20 सेकेंड। क्या दोनों जोड़ दें, 2 20 सेकेंड कर दें, नहीं होता है ना, ऐसे नहीं करना। 2 मिनट 20 सेकेंड कर दो या 220 सेकेंड कर दो, ऐसे नहीं जोड़ी जाती। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ मिनट है, यहाँ पे क्या है, सेकंड। तो इसको भी मिनट को किस में बदलें, सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे। थोड़ी ना, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ना कि 1 kg लिखा हुआ फिर 50 ग्राम लिखा हुआ, तो इसको 150 ग्राम कर दो या इसको 150 kg ग्राम कर दो। ये नहीं होता, ये सब क्या है, गलत। कैसे करेंगे, अगर 1 kg लिखा हुआ है 50 ग्राम, तो kg को भी किस में बदलें, ग्राम में। ग्राम बनने के लिए किस में, 1000 से मल्टीप्लाई प्लस 50। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050। तो इसलिए जुड़ती कब है, जब यूनिट सेम होती, मात्रक जब बराबर एक जैसे होते हैं तभी वो जुड़ते हैं। तो ये 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 और 20
60 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 120 हो जाएगा। तो 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140 सेकेंड, मतलब 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में ये कितने राउंड लगाएगा, चूंकि सबको पता 1 राउंड इनकम्प्लीट कितने सेकेंड 40 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितने कंप्लीट करेगा बोलो, इसको इधर लिख दें 40 सेकेंड में क्या होता है 1 राउंड कंप्लीट, ऐसे लिख दो 40 सेकेंड कंप्लीट 1 राउंड। कितने राउंड, तो 1 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होगा 1/40, बात समझ पा रहे हो। तो फिर चूंकि हमको कितने सेकंड में निकालना है 140, ये सबको पता होगा। 40 में इतना तो कम कर रहे हैं, जब कम करते हैं तो डिवाइड कराते हैं, फिर कम से क्या कर रहे हैं ज़्यादा तो मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे 5 पेन कितने में 20 के, तो 1 पेन कितने में हमने क्या किया 5 से कम किया तो क्या कराएंगे डिवाइड कराएंगे। फिर कम से क्या हम कहते हैं अब 10 पेन का, तो कम से क्या करा रहे हैं ज़्यादा, तो जब ज़्यादा कराते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं, और कम रहता है तो क्या करते हैं कम करेंगे तो भाग करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई। इतने सेकंड में कितना कंप्लीट करेगा 140 इंटू कितना 140, इसको काटो, काट देंगे कितना आएगा 4 3 जा, फिर 2 लगाओ 5, मतलब कितने राउंड 3.5 का मतलब कितने 3.5 राउंड। कहने का मतलब 3 पूरे लगाएगा और 1 आधा लगाएगा, बात समझ पा रहे हो। 3 पूरा लगाएगा। अच्छा 1 राउंड लगाने में कितना घूमता होगा, इसकी सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर, और किसी की भी परिधि कितनी होती है 2πr। और ये अब चूंकि कितने चक्कर लगाएगा हम कह दें ये पूरा एक 5 मीटर का होता, तो 1 बार घूमता तो 5 घूमता, 2 बार घूमेगा तो 10 घूमेगा, 3 बार घूमेगा तो 15 घूमेगा, 3.5 बार घूमेगा तो 15 पहले घूमेगा, फिर 5 का आधा कितना 2.5 17.5 घूमेगा। ऐसे तो हो रहा है। तो मैं चूंकि यहाँ कितने लगा चुका 3.5, तो 3.5 में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इसको निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड, कितना जितने राउंड कराता है उससे हम क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई, ये जितना है ये कितना है 2πr है, क्योंकि इसकी परिधि कितनी होती है 2πr। तो 3 इंटू 5 इंटू कितना बोलो 2πr। पाई आप लोग अगर कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लेना, मैं नहीं करूँगा। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 कर लो, 3.5 कट जाएगा ना, कितनी होती है 22/7। और आर की वैल्यू सबको पता कितनी आई है 100 आई है। कितनी आई है 100। 1 0 अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 इसको हटा देगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो मैं इसको काट के यहाँ पे पॉइंट हटा दूँ, 7 5 जा कितना हो गया 5 बार गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 10 हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई किससे 22 से, फिर 10 कितने 0 1 और 2 कितने 0 2 कितने हो गए 2200 मीटर। दिख रहा है कि नहीं देख लें, हाँ दिख रहा है ना। तो 2200 मीटर, इसका मतलब 3.5 राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2200 मीटर। कह रहा है कि केवल डिस्टेंस नहीं बताना है और क्या बताना है कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड यहाँ पे छूटा हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड है ना। तो मतलब दोनों चीज़ें निकालनी, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी क्या निकाला है, ये डिस्टेंस निकाला है, क्या निकाला है, इसको डिस्प्लेसमेंट ना कर लेना, ठीक है, नहीं गलती हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो कितना उसकी पोजीशन चेंज हुई। अच्छा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताया भी गया था ना, कि मैं कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट चलना चालू किया, ये ऐसे चला, कहाँ गया ए से बी पे गया, कितना चला 10, फिर बी से ये चला गया 5 मीटर, और फिर इससे जो है 10 हुआ, ये चला गया 6 मीटर, और फिर यहाँ से ए पे आ गया। अब बताओ, अच्छा ए पे ना आता, मान लो यहाँ पे होता, ये यहाँ पे चल रहा होता, ये 10 गया ये 6 गया है ना,
इसको 8 मान लो, ये 8 गया, ये 6 गया, ये पूरा टोटल 10, मान लो 5 ही मीटर आया होता। और ये अब मान लो 5 बचता, कितना बचता, यहाँ से इसकी दूरी कितनी बचती 5, ए से बी, सी से डी, फिर ए, ये वाली हमने नहीं दिखाई मान लो। तो हम कहते हैं ये कितना टोटल चला, ये कितना बचा 5 बचा है, हम कितना चला, तो 8 6 14 5 19 और 5 24, तो डिस्टेंस कितनी की 24 अगर पूरा चलेगा। और मान लो यहाँ तक कि ये ना जाता, अभी यहीं है, यहाँ तक ही आया है, तो 8 6 14 5 19, अभी कितना चला हुआ 19। तो ये जितनी लेंथ एक्चुअल लेंथ क्या ट्रेवल करता है, पाथ ऑफ ट्रेवल, वो क्या कहलाती है, इसकी जो लंबाई है यही क्या कहलाती है, दूरी, कि कितना चला हुआ है, कितना पथ तय किया है। तो 8 6 14 5 19, तो दूरी कितनी हो गई 19। लेकिन मैं पूछूं दूरी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ डिस्टेंस मुझे नहीं पूछना है, मैं पूछ रहा हूँ कितना डिस्प्लेस है, मतलब अपने स्थान से कितना विस्थापित है। तो चूंकि हमने बताया था विस्थापन क्या होता है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन। तो पहली पोजीशन यहाँ चलना चालू किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब इसकी और इसके बीच की जो डिफरेंस है, इनके बीच की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो ये अंतर है, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगी, ये पूरी होगी। बात समझ पाए। तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पूछा जाएगा। तो ये मान लीजिए 5 है, कितना है आप निकालेंगे तो 5 ही आएगा, ट्रायंगल पाइथागोरस के नियम से। 8 है, ये 6 है, 8 8 कितना हो जाएगा 64 6 36, 36 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, रूट से कितना निकलेगा 10, 5 चल चुका तो 5 बचा होगा। वो निकालना आता है मैथ में, आप लोग निकालते रहिएगा आराम से। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना, हमारा कहने का मतलब ये था कि ये फिर 8 6 14 5 19 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 5 लेंगे। ये समझाया भी जा चुका है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस में जब अंतर बताया गया था दूरी और विस्थापन में। तो यहाँ पे देखो ये कितने राउंड चला, 3 चला, फिर आधा चला, उसमें कितना चल डाला 2200 मीटर। लेकिन हम कहते हैं क्या इसका विस्थापन भी 2200 मीटर हुआ, रॉन्ग होगा, ठीक है, गलत होगा। एक राउंड जैसे ही ये यहाँ से चलना चालू किया, चलते चलते यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको ये भी एक बना दूँ, तो ये भी कितनी होगी 200 मीटर, डायमीटर हर तरफ से वही होगी जो उसके सेंटर से होके जाए, कहीं से भी जाए, सेंटर से होके हुए कोई भी अगर लाइन जाती है तो, और वो सरकमफ्रेंस परिधि के दोनों बिंदुओं को छूती तो वो क्या होती है, डायमीटर, व्यास होती है, ठीक है। वो व्यास इधर से भी व्यास होगा, कहीं से मैं लूँ तो सब क्या होगा व्यास ही होगा, मैं इधर से लूँ तब भी व्यास, क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को छू रही और सेंटर से होके जा रही। ये भी देखो किससे होके जा रही, सेंटर से होके जा रही और सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को छू रही। देखो राट बढ़िया काम आ रहा है तो यहाँ बात समझ पाए। अब मैं कह दूँ एक राउंड ऐसे चलना चालू किया, फिर घूम के आ गया, तो इसकी कोई पोजीशन में चेंज हुआ नहीं। तो इसका मतलब जैसे ही कोई एक पॉइंट चक्कर पूरा लगाता है कोई सर्कुलर पाथ पे, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। अर्थ भी पूरा एक राउंड कितने दिन में लगाती है 365। यहाँ से इसने चलना चालू किया, ये सन है, चलते 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 फिर यहीं आ गई। अब बताओ क्या पोजीशन में कोई चेंज नहीं। तो इसका मतलब 365 दिन में उसका डिफरेंस उसका जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, शून्य होता है, विस्थापन शून्य। दूरी तो चलती है, दूरी कितनी चलेगी ये पूरा हम निकाल सकते हैं, तरीका होता है, आप आराम से निकालिएगा, कभी निकालना होगा। और फिर दूसरा लगाएगी, फिर आ गई, तब फिर कितना विस्थापन शून्य। लेकिन आधा अगर मान लीजिए थोड़ा भी चली तो डिस्प्लेस है, और चली तब भी डिस्प्लेसमेंट है, और चली तब भी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब पहली पोजीशन पे आ जाएगी तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा शून्य। तो इसका मतलब पहले चक्कर में भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ शून्य, दूसरे में भी कितना हुआ शून्य, तीसरे में भी कितना हो गया शून्य। चूंकि चक्कर कितने लगा रहा है 3.5 राउंड लगा रहा है 3.5, तो इसका 3 में तो ये शून्य हो जाएगा। कितने में केवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आधे का, वो आधा राउंड कितना, आधा तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। ये देखिए मैं इसको आधा कर दूँ ऐसे, तो ये जैसे ही आधा आया ये आधा, ये इसका क्या हो गया आधा हो गया। और ये आधा किसके बराबर हो रहा है डायमीटर के। देखो ये यहाँ से चला, ये इतना आया, तो डिस्प्लेसमेंट अब ये ना बताने लगना कि ये सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताएं, टोटल तो 2 पाई आर था, डिस्प्लेसमेंट पाई आर को निकालें, नहीं गलत होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी इनिशियल और फाइनल इनके बीच का जो ये डिफरेंस है ये बताना है। ये जैसे ही बताएंगे क्या होगा गलत। बात समझ पाए। और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, ठीक है। ये और मैं पूछूं आधे राउंड में डिस्टेंस कितनी है, तब आपको ये बताना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये बताना चाहिए। मैं और कहता कि ये इतने पे आ गया होता, तब डिफरेंस कौन सी बताते, डिस्प्लेसमेंट। ये बताते
कि ये बताते या ऐसे लिया जाता, बताओ। तो हम ये वाली लेते, बात समझ पाए, ना कि ये लेंगे और ना ये लेंगे, ऐसे। तो ये आधा राउंड लगाया तो ये वाला लेंगे, और ये किसके बराबर है, डाईमीटर के। तो इसके लिए डाईमीटर कितना है, 200 मीटर। दूसरा तो हो ही गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। दूसरा आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। विस्थापन हिंदी में लिख दिया करें थोड़ा, विस्थापन कितना होगा, 200 मीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अब अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न मैं हिंदी में लिखूंगा। ये सब एनसीईआरटी बुक के हैं, क्लास 9th के। अपना आप बुक में देखते रहिएगा, बुक सब जगह एक ही सिलेबस की चलती होगी। मैं यहाँ सवाल बोल दूंगा, सवाल नहीं लिखूंगा अगला। आप लोग समझ जाएंगे, इतने समझदार हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल क्या है, सवाल दिया हुआ है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की चाल और औसत वेग क्या होंगे। ए, पहला प्रश्न है, सिरे ए से सिरे बी तक तथा बी नंबर डालें, सिरे ए से सिरे सी तक। देखो सवाल ऐसे में फिगर बनाऊंगा, समझते जाएंगे। कह रहा जोसेफ 300 मीटर एक सीधे रास्ते पर जॉगिंग, सुबह सुबह जो जॉगिंग करते हैं ना, ये कैसा रास्ता है, सीधा है, देखो एकदम। कितने मीटर का है, 300 मीटर का। इस पे कौन चलेगा भाई साहब, जोसेफ चलेंगे। और 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो जोसेफ जी जो है कितना समय लेते हैं, टी ले, ये डिस्टेंस हो गई, और टी कितना लेते हैं। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर में है, ए से बी तक की कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई डायरेक्शन नहीं बदल रही है ना। कह रहा है ए से बी तक की पहुंचता है कितने में, 2 मिनट 50 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक की जाने में ये कितना समय लेते हैं, बोलो। मैं ऐसे दिखा दूँ, टी कितना ले रहे हैं, 2 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड। और इसको चेंज करना चाहो 2 मिनट में 120 सेकंड, 50 और जोड़ लेंगे ना जब जरूरत पड़ेगी। फिर कह रहा है और फिर घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर। फिर कह रहा है यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ से फिर घूम के ये 1 मिनट बाद, मतलब 1 मिनट में पीछे एक बिंदु इसी पे सी है, वहाँ पे चलाया। वहाँ पे आने में कितना, 100 मीटर चला। ये वाला कितना चला, 100 मीटर कितना चला। और इस 100 को इसने कितना समय लगाया, यहाँ समय कितना ले रहा, 1 मिनट। कितना ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। बात समझ पाए। यहाँ फिर सी पे आ चुका है। अब कह रहा है कि जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग, 2 चीज़ें हैं, औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे, कब। पहला प्रश्न ये है, प्रश्न लिख दूँ, प्रश्न समझ में आ जाएगा, बाकी फिगर से समझ गए। सिरे ए से सिरे बी तक। दूसरा इसका बी नंबर है, सिरे ए से सिरे कहाँ तक, सी तक। देखो दोनों निकालना है, एक क्या निकालनी है, औसत चाल और औसत वेग। प्रश्न दोनों हैं, क्या क्या पूछा गया है, औसत चाल भी पूछी गई है और औसत वेग। अच्छा, औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड की बात आई तो मैं बता दूं, कंफ्यूज ना होइएगा। चाल के बारे में बताया गया था। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। फार्मूला याद कर लीजिएगा, किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल लगा समय। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलना चालू करे, ये यहाँ से मान लीजिए घर से गया मार्केट गया, कहाँ गया, मार्केट। बीच में बहुत सारे पड़ा हुआ है, अलग अलग स्पीड से गया। पहले 50 की गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, फिर 30 की स्पीड से गया, फिर 40 की गया, फिर 50, मतलब क्योंकि रुकना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। तो इस तरह कोई पूछे कि इसकी औसत चाल क्या हुई, तो इधर का समय कुछ लगा, इधर कुछ लगा, इधर कुछ लगा, तो क्या करते थे, कुल दूरी निकाल लेते थे
और फिर कुल समय निकाल लेते थे। मान लीजिए सॉरी यहाँ पे दूरी ले लें, 50 किलोमीटर इतने में गया, 30 इतने में गया, 50 इतने में गया। तो क्या करते थे, कुल दूरी और कुल समय इन दोनों को डिवाइड करा देते थे। वही क्या होती थी, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को वस्तु का क्या कहते हैं, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती, टू द रेशियो ऑफ क्या, टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल लिया गया टाइम। तो औसत चाल को इधर लिख दें, एवरेज स्पीड, है ना, क्या होती, कुल दूरी बटे कुल लगा समय ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कह दूं मैं ए से बी तक की गया तो कितना समय लिया, कितनी दूरी तय की। तो ए से बी तक की जाने में सबको पता है कितना ले रहा है, 300 मीटर। देखो ए से बी तक की हमको अगर औसत चाल निकालनी हो तो उसमें औसत की क्या बात, ए से बी तक की कितने मीटर जा रहा है, 300 मीटर जा रहा है। कितने से जा रहा है बोलो, 2 मिनट 50 सेकेंड। कितने में, 2 मिनट 50 सेकेंड। 50 सेकेंड इसको बदलना चाहें तो कितना, देखो मैं समय कह दूँ इसके लिए, मैं सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक निकाला, सिरे ए से बी तक की, सिरे ए से बी तक औसत चाल। तो यहाँ औसत चाल वही होगा ना, कितना समय ले रहा है ए से बी तक की जाने में, बोलो 2 मिनट 50 सेकेंड, है ना। लिया, पहले दूरी निकाल लें, दूरी बराबर कितनी, वही 300 मीटर। समय कितना लिया बच्चों, 2 मिनट 50 सेकेंड। मिनट को करा लो डायरेक्ट, बार बार वो ज़रूरत नहीं लिखने की ना। कितना हो जाएगा, 120 + 50 कितने, 170 सेकेंड, है ना। यही तो होगा। तो इसका मतलब औसत चाल कितनी हो जाएगी इसकी, वहाँ तक की जाने में, ये औसत चाल इधर लिख दें, औसत चाल। यहाँ की औसत चाल क्या आएगी, 300, क्योंकि दूरी बटे समय ना, दूरी कितनी 300, समय कितना 170। काट पीट लेना, जितनी भी आए बड़े प्यार से यहाँ लिख लेना, ठीक है। वही उसकी क्या होगी, औसत चाल हो जाएगी। अब ए से बी तक के जाने में क्या निकालना है, औसत वेग भी निकालना। अच्छा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों, वेग भी क्या होता है, औसत वेग मतलब कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। जैसे चाल में क्या होती है, हमने कहा था ना, चाल और वेग क्या होता था, उनके बीच का जो विस्थापन होता है, लगा विस्थापन बटे समय अंतराल होता था, विस्थापन बटे समय अंतराल, है ना। तो औसत वेग बराबर विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। विस्थापन कितना है, विस्थापन फिर वही होगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोई डायरेक्शन बदल नहीं हो रही। तो मैं इसको सेम ही लिख दूं, अभी कोई बदलाव नहीं है, औसत वेग अभी वही होगा। बदलेगा कब, जब उसकी पोजीशन बदल जाएगी ना। अभी तो कोई अंतर ही नहीं ना, ये भी 300 होगा, समय अभी उतना है। अब बदलेगा कब, सिरे ए से सी तक की जब निकालना है, कहाँ से, ए से सी तक, है ना, सिरे ए से सी तक। पहला हो जाएगा सबका बहुत आसानी से, मैं पहला मिटा दे रहा हूँ। दूसरा, इसके दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने में मज़ा है, सिरे ए से सिरे सी तक। तो ए से सी तक की अगर हमको पहले क्या निकालनी, औसत चाल, औसत चाल। मैं बी वाला सॉल्व कर रहा हूँ ना, याद रखिएगा, औसत चाल। तो बी वाले के लिए क्या, ए से सी तक की हमको दूरी तो भी तो पता होनी चाहिए। तो पहले ए से बी तक गया, बी से सी तक आया, तो दूरी तो वही, दूरी हमेशा जुड़ती है। दूरी कितनी हो जाए, अब ये ना कहना कि 100 मतलब 300 गया फिर 100 चला आया वापस, अब ये बचा, मतलब 300 से 200 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो 100 घटाएंगे 200 बचेगा, वो नहीं करना है। ये इतना 200 होगा, 300 से ये टोटल कितनी है 300, तो ये 300 से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 200। लेकिन दूरी तो जुड़ेगी ना, दूरी पहले 300 गया फिर 100 आया, तो दूरी को टोटल कितनी हो गई, कुल दूरी। औसत चाल बराबर, फार्मूला वही लगाएंगे औसत चाल के लिए, पहले हम क्या लिखेंगे, कुल दूरी, है ना।
तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 300 प्लस 100 कितने चल चुका है 400 मीटर। ठीक है, और समय कितना लिया, पहले 2 मिनट 50 सेकंड लिया था और आया 1 मिनट, तो कितने 2 मिनट और 1 कितने हो गए 3 मिनट 50 सेकंड। कुल समय 2 मिनट 50 सेकंड को हम पहले बदल चुके थे, कितना था 120 और 170 सेकंड है ना, 170 या 1 मिनट, सॉरी अभी रहने दो, 2 मिनट 50 सेकंड प्लस 1 मिनट और जोड़ना है ना, 2 और 1 कितने मिनट हो गए 3 मिनट 50 सेकंड हो गए। 3 मिनट में कितने होते हैं 3 गुणे मिनट को 60 से है ना प्लस 50। अब बताओ 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 0 प्लस 50 कितना हो जाएगा 18, 5 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 23 होता है ना, तो 223 सेकंड लगा कितना। अब इस 223 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 400, दूरी यही है, तो हम औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी कितनी 400, समय कितना 230, काट लो, काट पीट के जितना आ जाए प्यार से भी लिख लेना, वही उसकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, अब ये लेकिन औसत चाल किसकी आएगी ए से सी तक, लेकिन अब पूछा गया है ए से सी तक की औसत वेग भी निकालना है आपको, और चूंकि औसत वेग क्या होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो चूंकि विस्थापन कितना होगा ये मिटा लो, लिखता हूं मैं नीचे, विस्थापन कितना होगा औसत वेग निकालना है ना, तो औसत वेग का फार्मूला कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय। विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 300 गया 100 गया 400 गया, नहीं गलत, टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 गया फिर 100 वापस आया। अब यहाँ से कितना डिस्प्लेस्ड है 300 गया था 100 वापस आया, 300 से 100 घटा देंगे कितना बचेगा, तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन लिखें 300 माइनस कितना 100 कितना हो गया 200 मीटर। हाँ गुड। और समय भी घटा दें, नहीं समय हमेशा जुड़ता, समय कभी घटता नहीं है, पहले जितना गया फिर वापस आया, समय तो लग गया ना, तो समय कितना, समय वही, समय में नो चेंज। पिछला समय हम लोग कितना निकाले थे 3 मिनट कितना आया था, ऐसे देख लो 2 और 1 3 मिनट 50 सेकेंड, 3 मिनट 50 सेकेंड, 6 18 5 23 किए थे ना 223, 3 मिनट चेंज कर लेते हैं एक बार फिर से ना, कितना 50 सेकेंड, 180 प्लस 50 कितना आया था 230 सेकेंड। अब फिर विस्थापन क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन कितना है बोलो, औसत वेग, कुल विस्थापन कितना है हम लोगों का 200 मीटर है, कितना है, और समय कितना लग रहा है 230 सेकेंड, इसको भी काट लो आएगा तो, अच्छा सबकी यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होंगी, काट के वही लिख लेना, जितना भी आएगा आगे हम लगा लेंगे मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कर लेना आराम से, काटना पीटना आता ना आता हो कैलकुलेटर चला लेना। फिर इसके आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, इसको मिटाते हैं या बाकी अब कल बढ़ा जाएगा क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है। ठीक है, कल बाकी जो बचे हुए वो सवाल करवा दिए जाएंगे पूरे अभ्यास के, फिर इसके बाद अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। अगला चैप्टर कौन सा है, फोर्स, मज़ा आएगी अगले चैप्टर में।